हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एड्यूल्यूमिनेसेंस पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और नया वीडियो। और ये वीडियो होने वाला है हीमोस्टेसिस पर। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मुझे इसका रिक्वेस्ट मिला है। तो क्योंकि फिजियोलॉजी का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले मैं अब इसी का वीडियो बनाऊँ। बाकी वीडियोज़ हम बाद में कंटिन्यू कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस जो है, उसका मतलब क्या होता है? अगर मैं इसको दो टुकड़ों में तोड़कर बताऊं तो वो होगा हीमो प्लस स्टेसिस। हीमो मतलब ब्लड, स्टेसिस मतलब रुकना। तो ब्लड के जो रुकने की जो प्रोसेस है उसको हम हीमोस्टेसिस कह रहे हैं। अगर मैं इन वर्ड्स बात करूं तो हीमोस्टेसिस इज़ अ सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट स्टॉप्स ब्लीडिंग। ऐसे रिस्पॉन्सेज जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करते होंगे, उनको हम कहते हैं हीमोस्टेसिस। आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये हीमोस्टेसिस है, ना कि होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस जो है वो अलग चीज़ होती है, हीमोस्टेसिस अलग चीज़ होती है। तो हीमोस्टेसिस की कुछ स्टेजेस होती है, तो जिनमें से जिनकी तीन स्टेजेस को हमको पढ़ना है। तो वो तीन स्टेजेस क्या क्या हैं? सबसे पहली स्टेज होती है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरी स्टेज होती है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, और तीसरी और लास्ट स्टेज होती है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो हम तीनों को ही बारी बारी से डिटेल में समझेंगे। सबसे पहली जो हमारी स्टेप है वो है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन जो है, जैसे ही समझ लीजिए किसी को इंजरी हुई और उसकी कोई ब्लड कैपिलरी जो है वो रप्चर हो गई, आर्टरी या कुछ रप्चर हो गई, तो उसके रप्चर होने से क्या होगा? कोलिजन एक्सपोज होगा। कोलिजन के एक्सपोज होने से वहाँ पर क्या होगा? एक मायोजेनिक स्पाज्म होगा। मायोजेनिक स्पाज्म मतलब कि वहाँ की जो स्मूथ मसल्स होगी वॉल्स पर प्रेजेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। उनका कॉन्ट्रैक्ट होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर उस स्पेसिफिक एरिया पर नॉन स्टॉप ब्लड फ्लो होता रहा ज़्यादा तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी आपको उस इंजरी के थ्रू। लेकिन अगर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है तो वहाँ पर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो ही कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ब्लड कम निकलेगा। तो क्या होगा? मायोजेनिक स्पाज्म होगा और इससे जो ब्लड लॉस है वो थोड़ा कम होगा। कुछ स्पेसिफिक मिनट आवर्स के लिए वो रुक जाएगा, या हम कह सकते हैं कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा स्टेज है वो क्या है? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन क्या होता है कि वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो उससे क्या होगा? ब्लड लॉस जो है वो थोड़ा रिड्यूस होगा, लेकिन तब भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो वो इंजरी एक तरीके की ओपनिंग बन जाती है आपकी आर्टरी, वेन या ब्लड वेसल में। तो वहाँ पर क्या होगा? एक हम क्या कह सकते हैं, एक छोटा सा प्लग टाइप का, जैसे अपन रुई का प्लग लगा देते हैं ना, कॉटन प्लग, कुछ वैसे ही प्लेटलेट्स का प्लग बन जाता है। तो उस प्लग के बनने में भी 3 सब स्टेप्स होती हैं, जिसमें पहली सब स्टेप आपकी आती है प्लेटलेट एडेशन। प्लेटलेट एडेशन क्या होता है कि सबसे पहले जो प्लेटलेट्स हैं जो कि इनएक्टिवेटेड हैं, वो इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट्स कैसी होती हैं? राउंड इन शेप होती हैं। वो क्या करती हैं? सबसे पहले इंजरी होने पर जो आपका एंडोथेलियम डैमेज हुआ है, उसके वजह से जो कोलेजन एक्सपोज हुआ है, उस पर वोन बिली ब्रांड करके एक फैक्टर होता है, वो आता है और प्लेटलेट्स के कॉन्टैक्ट को इंक्रीज़ करता है। प्लेटलेट एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करती हैं और स्टिक होना शुरू हो जाती हैं उस डैमेज एरिया पर। इसी को हम कहते हैं एडेशन। जो प्लेटलेट्स हैं वो चिपकना शुरू होती हैं तो उसको हम कहेंगे प्लेटलेट एडेशन। दूसरी सब स्टेप जो है वो है हमारी प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन। मतलब प्लेटलेट जो है वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को रिलीज़ करने वाली है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? प्लेटलेट जो है एक्टिवेट हो चुकी हैं। प्लेटलेट एक्टिवेट होंगी तो उनमें से प्रोजेक्शंस निकलेंगे, जैसे स्टार शेप की वो बन जाएगी। और अपने में से क्या क्या रिलीज़ करेगी? एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज़ करेंगी। अब इससे क्या होगा? जो आगे की और बहुत सारी प्लेटलेट्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगी। तो ये सभी मिलकर सीरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन A2 को रिलीज़ करेंगी। और सीरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है वो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी कॉज कराएगा साइमल्टेनियसली, तो आपको डबल इफेक्ट मिलेगा। अब इसकी जो तीसरी सब स्टेप है वो है प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन मतलब क्या? कि इसमें जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स थी
वो सभी आपस में क्या करेगी, स्टिकी नेचर की हो जाएगी एडीपी के रिलीज़ की वजह से, और स्टिकी होने के कारण वो एक दूसरे पर अडेयर होने लगेगी। और जैसे जैसे वो एक दूसरे पर अडेयर होगी तो वो अपना जो इंजरी वाला पार्ट है, जो वूंड है, उसको अडेयर करके उसके ऊपर एकदम चिपक जाएगी और एक प्लेटलेट प्लग बना लेगी, जो कि आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो मैंने डायग्राम में यहाँ पर शो किया वो कुछ इस तरीके का प्लेटलेट प्लग बन जाएगा। ये जो प्लेटलेट प्लग है ये ब्लीडिंग को जो है थोड़ा सा रोक के रखेगा जब तक कि आपका कोगुलेशन शुरू नहीं हो जाता। फिर हमारी लास्ट स्टेज जो है जिसका नाम है कोगुलेशन ऑफ ब्लड, उसमें अलग अलग फैक्टर्स काम करेंगे। तो वो फैक्टर्स अब हम जानेंगे। तो टोटल होते हैं 13 फैक्टर्स। वन बाय वन हम इन्हें लिख लेंगे अच्छे से और याद कर लेंगे। याद करने के लिए जो ट्रिक मेरी अगली वीडियो में आएगी। अभी इस वीडियो में सिर्फ एक लिस्ट दे रही हूँ, तो उस हिसाब से आपको याद करना रहेगा। जो फर्स्ट है वो है फाइब्रिनोजन, सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड है टिश्यू फैक्टर, फोर्थ है कैल्शियम आयंस, फिफ्थ है प्रो एसेलरेशन फैक्टर या लेबाइल फैक्टर। फिर सिक्स्थ फैक्टर के बारे में भी कोई जानकारी है नहीं तो उसके लिए लिख देंगे नॉट नोन। सेवन्थ है स्टेबल, एट्थ है एंटी हेमोफिलिक फैक्टर, नाइन्थ है क्रिस्मस फैक्टर, टेंथ है स्टूवर्ट प्रोवर फैक्टर, 11th है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, 12th है अपना हैगमैन फैक्टर और लास्ट 13th है हमारा फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये सारे हमारे फैक्टर्स हैं जो क्लॉटिंग की पूरी प्रोसेस में काम आने वाले हैं। इनके सिर्फ इनके रोमन जो डिजिट है वही यूज़ होंगे, नाम तो बस आपको रटने हैं अलग से। तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड जो हमारी थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज में खुद भी अलग अलग सब स्टेप्स होती हैं। 3 सब स्टेप्स में रहेगी फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, सेकंड है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन और लास्ट है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। जो फर्स्ट स्टेज है हमारी फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, वो 2 तरीक़ों से होती है, उसके 2 पाथवेज होते हैं। पहला पाथवे होता है इंट्रिंसिक पाथवे और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। नाम से ही जाहिर है कि एक इंट्रिंसिक यानी अंदर की तरफ की कुछ कहानी है और एक बाहर की तरफ की। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है और इनमें क्या क्या होता है। तो स्टेज 1 के हैं 2 अलग अलग पाथवेज। हम शुरू करते हैं पहले इंट्रिंसिक पाथवे से। इंट्रिंसिक पाथवे जो है, जब कभी आपको चोट लगती है, इंजरी होती है, ट्रॉमा होता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो ही रप्चर हो जाए, उनका एंडोथीलियम रप्चर हो जाए। तो ब्लड का ही एक पार्ट होता है प्लेटलेट्स और बाकी कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स, ये सब मिलकर जब क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है उसे इनिशिएट करेंगे तो वो इंट्रिंसिक पाथवे हो जाएगा। और एक्सट्रिंसिक वो तब हो जाएगा जब टिश्यू जो मतलब ब्लड वेसल या ब्लड को छोड़कर जो आसपास के टिश्यू डैमेज हुए हैं उनमें जो फैक्टर्स आकर अगर इनिशिएट करते हैं क्लॉटिंग को तो वह एक्सट्रिंसिक पाथवे हो जाएगा। इंट्रिंसिक पाथवे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है वो कम कॉम्प्लेक्स है, इसलिए टाइम में भी फ़र्क पड़ता है दोनों के। इंट्रिंसिक में थोड़ा वक्त लग सकता है बट एक्सट्रिंसिक तुरंत हो जाता है। तो बात करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे की। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि आपकी जो मान लीजिए ब्लड वेसल है उसका एंडोथीलियम जो है वो रप्चर हो गया है, डैमेज हो गया है, वहाँ पर कोलेजन एक्सपोजर हुआ। तो सबसे पहले आपका जो 12th वाला फैक्टर है वो एक्टिवेट होगा। उसे एक्टिवेट होने के लिए कोलेजन एक्सपोजर के साथ साथ कैलिक्रिन और काइनोजन की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर इसके बाद वो एक्टिवेट होगा तो वो अपने दूसरे फैक्टर यानी कि 11th फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। 11th फैक्टर एक्टिवेट जैसे ही होगा और हाँ जी 11th फैक्टर जो है एक्टिवेट होगा तो उसमें आपको फिर से काइनोजन की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। 11th फैक्टर जैसे ही एक्टिवेट होगा तो वो करेगा 9th फैक्टर को एक्टिवेट इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। फिर इसके बाद जो 9th फैक्टर है वो एक्टिवेट करेगा 10th फैक्टर को इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस एंड फैक्टर 7। जैसे ही फैक्टर 10 जो है एक्टिवेट हो जाएगा, ये फैक्टर 10 प्लेटलेट से निकलने वाले फॉस्फोलिपिड्स के साथ में रिएक्ट करेगा और 5th फैक्टर के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में कन्वर्ट हो जाएगा।
ये तरीका है इंट्रिंसिक पाथवे में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिवेट करने का। दूसरा है एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे ज़्यादा इजी है। इसमें क्या होगा, जो टिश्यू ट्रॉमा होगा उसके वजह से टिश्यूज़ पर मौजूद टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का जो प्रोटीन है या फैक्टर है वो एक्टिवेट होगा। उसमें कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स और कुछ फॉस्फोलिपिड्स होंगे, उनके साथ फैक्टर 7 मिलकर फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा। और इसके बाद ये एक्टिवेटेड फैक्टर 10 क्या करेगा, कैल्शियम के प्रेजेंस में जो अपना फैक्टर 5 है उसके साथ में रिएक्ट करेगा और फॉस्फोलिपिड के भी प्रेजेंस में ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को फॉर्म कर लेगा। तो इस तरीके से दोनों ही पाथवे से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया है। अब स्टेज 2 में क्या होगा, ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिवेटेड है वो कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन में। तो थ्रोम्बिन के बनते ही स्टेज 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं स्टेज 3 की तरफ। स्टेज 3 में क्या होगा, अब यहाँ पर जो है थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिनोजन एक्टिवेटेड में कन्वर्ट करेगा, मतलब उसको एक्टिवेट करेगा। तो जो फाइब्रिनोजन क्या है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव को कन्वर्ट करना है एक्टिवेटेड में। अब ये जो फाइब्रिनोजन जो एक्टिव हो चुका है वो क्या है, वो फाइब्रिन का एक मोनोमर है। फाइब्रिन कुछ नहीं, बस पॉलीमर है, छोटे छोटे फाइब्रिनोजन मोनोमर्स का। तो ये जो फाइब्रिनोजन के मोनोमर्स हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे। इनके एक्टिवेट होने पर जैसे ही ये कैल्शियम आयंस और फैक्टर 12 के प्रेजेंस में आते हैं तो ये क्या करते हैं, थ्रेड्स बनाना शुरू हो जाते हैं, मतलब पॉलीमराइजेशन होने लगता है। तो एक मोनोमर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरा चौथा, ऐसे कर करके ये जुड़ते जाते हैं और एक लंबा स्ट्रैंड बना लेते हैं फाइब्रिन का। और इस तरीके से जो है ये फाइब्रिन के जो लंबे लंबे क्लॉट्स मतलब थ्रेड्स बनते हैं वो एक पूरा क्लॉट बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिससे ब्लीडिंग जो है पूरी तरह रुक जाती है। तो दोस्तों ये है हमारा पूरा वीडियो कोगुलेशन ऑफ ब्लड का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो भी कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई सजेशन देना है, कोई नया टॉपिक पूछना है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।